न्यूज में आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। हजार बर्क गिरे लाख आंधियाँ उठे, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। और जब इंसान मेहनत करता है और तमाम चीज़ें और बुलंदी हासिल करता है तो वो बहुत कुछ सीखता है और राजनीति में प्रवेश कर जाता है और राजनीति से उठकर तमाम चीज़ें और भी जुड़ती चली जाती हैं। लेकिन ज़रूरी ये है कि एक गांव से निकलकर, एक कस्बे से निकलकर अगर कोई तमाम मुकाम हासिल करे तो बड़ी बात हो जाती है। एक ऐसी ही शख्सियत है रवि रस्तोगी जी, जिनकी पैदाइश सेथल में हुई और उन्होंने अपनी शुरुआती तालीम सेथल से ही हासिल की। सेथल बरेली से तकरीबन 30 किलोमीटर की दूरी पर है। उसके बाद वो जब आगे बढ़े तो वो सिस्टम का हिस्सा बन गए। तमाम चीज़ें सीखते हुए लेखपाल, फिर कानून गो, फिर नायब तहसीलदार से होते हुए उन्होंने 1999 में रिटायरमेंट लिया। लेकिन मंजिलें और मुकाम और थे। शिक्षा से क्योंकि जुड़े हुए थे, तमाम संघर्ष की ज़िंदगी जी थी और साथ में संघ से भी जुड़े रहे। इसी वजह से उन्होंने जो है आगे बढ़ते हुए शिक्षा के क्षेत्र में कई महाविद्यालय, जैसे जिसमें ख़ास तौर से आदर्श महाविद्यालय के वो प्रबंधक रहे, अध्यक्ष रहे बल्कि 7 साल। और उस दौर में आदर्श महाविद्यालय ने तमाम तरक्की हासिल की। मौजूदा टाइम में भी बहुत सारी चीज़ों से जुड़े हुए हैं। लेकिन क्योंकि 2022 का चुनाव नज़दीक है, रवि रस्तोगी जी हमेशा से बीजेपी के वफादार रहे, संघ से जुड़े रहे। यही वजह कि 2022 को लेकर वो अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। 2022 के चुनाव में अब महज 7 महीने का समय रह गया है और जाहिर सी बात है कि सियासत के तमाम पैतरे और तमाम जो चीज़ें हैं वो लोग उठा रहे हैं, लगातार बढ़ा रहे हैं अपने अपने कदम। यही वजह है कि रवि रस्तोगी जी भी लगातार लोगों से जुड़ाव रख रहे हैं। भले ही वो बरेली में रहते हैं, लेकिन नवाबगंज की आवाम और जनता के दिलों में उनके लिए हमेशा से एक अदब और मोहब्बत का दस्तूर रहा है। यही वजह है कि वो लगातार अपनी एक दावेदारी ठोक रहे हैं बीजेपी की तरफ से। इसीलिए आज हम उनके पास आए हैं और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की दावेदारी है, किस तरह की सोच रखते हैं। मैंने आपको सर इंट्रोडक्शन तो देने की कोशिश की है, कुछ अगर आप इजाफा करना चाहें तो आप कर सकते हैं, फिर हम विषय पर आते हैं। आपने लगभग हमारे बारे में सब कुछ बता दिया। हम सेथल के पास एक गांव है, ग्राम गुरगावा। उसके बाद हम गुरगावा रहे जाकर, और गुरगावा से ही हमने अपनी सारी शिक्षा सेथल और फिर इंटरमीडिएट हमने अटामांडा से किया, क्योंकि उस समय आने जाने के साधन नहीं थे और विज्ञान की शिक्षा कहीं आसपास थी। उसके बाद बाकी सिलसिला आपने जो बताया वो ठीक ही है। हम शुरू से ही संघ के प्रति कार्य करते रहे और सर्विस में आए। सर्विस के बाद वर्ष 1999 में हमने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली। अपनी स्वेच्छा से हमने नौकरी छोड़ दी और सक्रिय राजनीति में कदम उठाया। उससे पहले चूँकि सर्विस में थे तो सक्रियता राजनीतिक नहीं हो सकती थी। 99 के बाद अच्छी तरह से राजनीतिक सक्रियता की और बीजेपी में सक्रिय रूप से भागीदारी रही। एक समय में हमको मेयर के रूप में हमने भाजपा की तरफ से टिकट मांगा था और किन्हीं कारणों बस हमको टिकट नहीं मिल पाया, लेकिन हमारी दावेदारी प्रबल थी। हमने संगठन के हिसाब से कार्य किया और हम संगठन के व्यक्ति हैं। संगठन में हमें प्रदेश और क्षेत्र और बरेली महानगर में विभिन्न प्रकार के दायित्व रहे। उन दायित्वों को निर्वाह रहते हुए हमने संगठन के कई काम किए। हम गत नगर निगम के चुनाव में, नगर निगम मेयर के चुनाव में हम एक समन्वयक के रूप में हमें जिम्मेदारी थी। इससे पूर्व में भी हम विधानसभा और लोकसभा चुनाव में सक्रिय भूमिका निभाई। हम प्रत्याशियों के चुनाव करता भी रहे और चुनाव का सारा मैनेजमेंट भी देखा। तो ये सब एक संगठन के हिसाब से हमने कार्य किया और आगे भी संगठन हमको जैसा निर्देश देगी हम वैसा कार्य करेंगे। यहाँ तक नवाबगंज से दावेदारी की बात आपने पूछी, मैंने पहले भी कहा, दोबारा फिर कह रहा हूँ, अगर संगठन ने हमको चाहा कि हमें नवाबगंज से लड़ना चाहिए और संगठन की मंशा हुई कि हम आपको टिकट देंगे, लड़ाएंगे, तो निश्चित रूप से हम नवाबगंज से चुनाव लड़ेंगे। और अगर संगठन ने किसी और को प्रत्याशी बनाया तो हम उसका संगठन के नाते उसका चुनाव लड़ाएंगे। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है
जो अपने आप में भाजपा एक जाति ही बनकर रह गई है। अब कोई भाजपा जाति विशेष की राजनीति नहीं करती है। भाजपा की मतदाता इतने प्रतिशत बढ़ चुके हैं, इतनी संख्या बढ़ चुकी है कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अगर किसी राजनीतिक दल की संख्या है तो वो भाजपा की है। तो अगर पार्टी हमको जैसा निर्देश देगी वैसा करेंगे। इसके अलावा ये स्थानीय निकाय एमएलसी के चुनाव भी आने वाले हैं, उसमें भी हम अगर संगठन ने हमें मौका दिया तो हम वहाँ भी अपना दावेदारी प्रस्तुत करेंगे। संगठन हमको जैसा निर्देश देगी, जहाँ भी हमको चुनाव लड़ाएगी हम वहाँ लड़ेंगे। संगठन अगर हमको कोई संगठन का काम देगा तो संगठन का काम करेंगे। अब मैं थोड़ा सा विषय पर आता हूँ सर, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपने अपनी तमाम बात बताई। लंबे समय से आप संघ से जुड़े हुए हैं। पहले के दौर में जब बीजेपी नहीं थी 1980 से पहले और आज की बीजेपी में सबसे बड़ा जो मूल अंतर है वो आप क्या देखते हैं? तो पहले हम लोग विपक्ष की राजनीति करते थे और जनता उस समय भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के बारे में, भारतीय जनता पार्टी उस समय जनसंघ के रूप में काम करती थी और जनसंघ जब आपातकाल लगा तो ये सारे दल एक हो गए और एक जनता दल बना था। उसके बाद जनता दल टूटा तो फिर ये भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई और उस समय माननीय अटल जी और अडवाणी जी जनसंघ के प्रमुख नेता थे और उन्होंने इस पार्टी का गठन किया और उसके बाद धीरे धीरे पार्टी ने प्रगति की। आपने अक्सर देखा होगा कि माननीय अटल जी लोकसभा में कहा करते थे कि एक दिन ऐसा आएगा कि भारतीय जनता पार्टी ही इस देश में शासन करेगी और उनका वो सपना आज पूरा हुआ। तो अब चूंकि हम सत्ता में हैं तो हमको काम करने का मौका मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी पर जो विपक्ष के लोग पहले अनर्गल आरोप लगाते थे, आज भी लगाते हैं, वो सब गलत हैं। भारतीय जनता पार्टी ने सदैव जाति धर्म से ऊपर उठकर सबके साथ सबको आगे बढ़ाने का काम किया। मैं ये जानना चाहता हूँ सर, इस वक्त नवाबगंज में 3-4 दावेदार हैं और अगर मैं अपने शब्दों को बदल के कह दूँ कि क्योंकि आपके पिताजी का एक बड़ा करीबी संबंध जो है भुजंदर गंगवार जी के दादा चेतराम गंगवार जी से रहा है, जो 6 बार विधायक और 3 बार मंत्री हैं। इसके अलावा रमेश गंगवार जी हैं, समाज सेवी हैं, MP जी हैं जो पुराने भाजपा के और संघ से करीब 50 सालों से जुड़े हुए हैं। इन सब के बीच जो है आप एक अलग अपनी एक वक्त है, आपका एक समय है, आप लंबे अरसे से राजनीति से जुड़े हुए लोग आपको जानते हैं, पहचानते हैं, आपने गांव से निकलकर तमाम मुकाम हासिल किए। तो क्या आपको अगर जनता मौका देती है वहाँ पे तो किस तरह का आप करना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक MP जी का सवाल है, जहाँ तक मेरी जानकारी है कि अभी तो शायद वो भाजपा में उनकी वापसी भी नहीं हुई। वो तो पार्टी उन्होंने खुद ही छोड़ दी थी और जिस समय उन्होंने छोड़ी थी तो उन्होंने भाजपा के सारे नेताओं के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया था और भारतीय जनता पार्टी और संघ का शायद आपको ध्यान होगा झंडा वंडे भी उनने जलाए थे और असंसदीय भाषा का प्रयोग किया था। और अब उनकी क्या स्थिति है ये नवाबगंज की जनता खूब अच्छी तरह जानती है। आदर्श महाविद्यालय की क्या स्थिति है उनके कार्यकाल में और अस्पताल को लेके, इन 2 लोगों को लेके नवाबगंज जनता उनके हर कृत्य से वाकिफ है। तो उस बारे में हम कोई ज़्यादा टिप्पणी करना नहीं चाहते। जहाँ तक रमेश जी और भुजेंद्र जी का सवाल है, भुजेंद्र एक राजनीतिक परिवार से हैं। उनके दादा माननीय श्री चेतराम जी गंगवार, आपने कहा, वो एक कुशल कांग्रेस के नेता रहे। आज भुजेंद्र जी बीजेपी में हैं। जहाँ तक रमेश गंगवार का प्रश्न है, किसी के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैंने पहले भी कहा, आज भी मैं दोबारा कह रहा हूँ कि संगठन जैसा निर्देश देगी हम वैसा करेंगे। हम ऐसा संगठन के व्यक्ति रहे हैं, संगठन की सोच से काम किया है, आगे भी संगठन के निर्देशों का पालन करके ही राजनीति करेंगे। आखिरी के साथ 2 सवाल हैं। आपने पहले ज़मीनी स्तर सिस्टम से जुड़े रहे
लेखपाल और फिर आप नायब तहसीलदार जैसे बड़े पद से एकदम रिटायर हुए, आपने शिक्षा से रिटायरमेंट लिया, उसके बाद आप शिक्षा से जुड़े रहे। आदर्श महाविद्यालय जैसी बड़ी संस्था जो नवाबगंज में है, जिसने हजारों हमारे नवाबगंज के नए नए बच्चों को बहुत आगे वो गए, और अब बदहाल हालात हैं वो अलग मामला है। आप शिक्षा से जुड़े रहे, आप राजनीति से जुड़े रहे, आप सिस्टम से जुड़े रहे। किस तरह का अगर पार्टी और जनता वहाँ की मौका देती है फिर बाद में 2022 में, तो क्या ऐसा नया करना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जब माननीय केसर सिंह जी विधायक थे तो उन्होंने काफ़ी विकास के कार्य कराए, और भारतीय जनता पार्टी की हमेशा विकास के कामों की रुचि रहती है। अगर मौका मिलता है तो नवाबगंज में जो अधूरे काम हैं वो पूरे कराए जाएंगे, और शिक्षा का वास्तव में कोई अच्छा स्थान नवाबगंज में नहीं है। जो था वो उसकी बदहाल नवाबगंज की सारी जनता देख रही है। तो अगर मिलता है तो निश्चित रूप से शिक्षा का स्तर जरूर नवाबगंज में उठाने की कोशिश की जाएगी, और ऐसा कोई काम भी करने की मन में इच्छा और योजना है कि जिससे वहाँ के शिक्षक जो बेरोजगार हैं उनको स्थानीय स्तर पर ही कोई रोजगार मिले। इस तरह की योजनाएं बनाई जाएंगी। वैसे माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री माननीय योगी जी दोनों ही बहुत अच्छे ढंग से कार्य कर रहे हैं और जनता की मूलभूत समस्याओं का निराकरण कर रहे हैं। जहाँ तक संगठन की बात है, संगठन में हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और प्रदेश अध्यक्ष माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी और हमारे कुशल संगठन मंत्री आदरणीय सुनील बंसल जी, आदरणीय श्री करमवीर जी, ये सब लोग मिलकर उत्तर प्रदेश को एक ऊंचाइयों पर ले जाने का काम कर रहे हैं। उसी हिसाब से हम भी आगे भाजपा की नीतियों के हिसाब से क्षेत्र में विकास कार्य को महत्वता देंगे। बस एक आखिरी बात है जो राजनीति से और तमाम चीज़ों से हटके आपने तमाम ज़िंदगी में मुकाम हासिल किया, जो आपको चाहिए था वो आपने हासिल किया। फिर भी एक राजनीति से, समाज सेवा से हटके एक ज़िंदगी वो होती जब हम पास वक्त होता है, तो कुछ मनोरंजन के लिए कुछ कर पाते हैं आपके क्या? मनोरंजन के लिए तो घर पे ही परिवार के साथ मनोरंजन करते हैं। कुछ मित्र लोग हैं उनके साथ समय मिलता है तो मनोरंजन कर लेते हैं। बाकी और अलग से कोई ऐसा मनोरंजन करने का हमारा कोई स्वभाव है नहीं। अगर आप हमारे ज़रिए से छोटे शब्दों में नवाबगंज की आवाम, बड़ी लिखी जनता के लिए कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि नवाबगंज आपका क्षेत्र है, तो आप कैसे? नवाबगंज से हमारा आत्मिक जुड़ाव रहा है, वहाँ पैदा हुए हैं, सारी शिक्षा दीक्षा वहीं की है, तो इसलिए नवाबगंज के लिए जो ज़्यादा से ज़्यादा किया जा सकता है वो किया जाएगा, और अब तक किया भी है। जिस समय पहली बार भगवत जी भारतीय जनता पार्टी में थे, विधायक बने थे और माननीय संतोष जी सांसद थे, तो उस समय इत्तेफाक से भगवत जी कुछ समय के लिए लगभग 2 साल हमारे मकान में रहे। तो उस समय हम माननीय भगवत जी और माननीय संतोष जी, केसर सिंह जी भी अब नहीं रहे, माननीय केसर सिंह जी बैठ के योजनाएं बनाते थे। उसी योजना के ये 2 हिस्से थे, उसमें ये एक शुगर फैक्ट्री और ये आदर्श महाविद्यालय और ये जो मंडी बनी है, ये 3 योजनाएं उस समय हम 4-5 लोग ही बैठ के इन योजनाओं को तय किया करते थे। उस योजनाओं को आगे बढ़ाते हुए माननीय संतोष जी ने ये शुगर फैक्ट्री लेके आए और इस आदर्श महाविद्यालय की सब लोगों ने मिलकर स्थापना की, और ये सब के सहयोग से ये सारे कार्य। बहुत सारी शुभकामनाएं हैं भविष्य के लिए, और जनता, आवाम और पार्टी क्या तय करेगी ये तो गर्व में छुपी बात है, लेकिन हमारी तरफ से बहुत सारी धन्यवाद। आप आए और आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए दिया, हम आपके आभारी हैं। तो हमारे साथ के रवि रस्तोगी जी, जो कि समाज सेवी भी हैं, जो सिस्टम से भी जुड़े रहे और लगातार शिक्षा के क्षेत्र से भी लगातार उनका एक जुड़ाव रहा। आदर्श महाविद्यालय को तमाम बुलंदी ऊंचाई भी उन्होंने दी, साथ में आज भी वो बहुत सारे विद्यालय ऐसे हैं जिनसे जुड़े हुए हैं, क्योंकि शिक्षा और संघर्ष की ज़िंदगी जी, और वो मानते भी कि शिक्षा से ही हिंदुस्तान का भविष्य बनेगा।
यही वजह है कि वो लगातार शिक्षा की उन्होंने बात की, विकास की बात की और लगातार पार्टी से जुड़े रहे हैं, जनसंघ से जुड़े रहे हैं, तमाम बीजेपी से लगातार जुड़े रहे हैं, तमाम मुकाम पर रहे हैं, मेयर के पद के दावेदार भी थे और लगभग तय हो चुका था, लेकिन उसके बावजूद तमाम सियासी समीकरण बने और वो नहीं मिला। लेकिन बेहद ही अदब से उनका नाम लिया जाता है। हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, सिस्टम का वो हिस्सा बने रहें और अपने तजुर्बे से लगातार काम करते रहें। ये तो पार्टी तय करेगी कि किसको टिकट मिलेगा या किसको नहीं मिलेगा। लेकिन अभी जो बात ये है कि मैं अपनी बात को इस बात से ख़त्म करना चाहता हूँ, वो शेर ये है कि जो काम उनका है वो अहले सियासत जाने, जो काम उनका है वो अहले सियासत जाने, मेरा काम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। जाहिर है कि मोहब्बत का पैगाम हर इंसान को देना चाहिए, वही रवि रस्तोगी जी लगातार दे रहे हैं। सियासत में लोग आएंगे जाएंगे, कुर्सी पर बैठेंगे हटेंगे, लेकिन इस देश का लोकतंत्र जिंदा रहना चाहिए, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था। इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए लगातार काम कर रहे हैं। बहरहाल इन तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास, कैमरामैन सरताज हुसैन के साथ, अटल न्यूज़।